नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वाति पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। पहली खबर आपको बता दें, सीतापुर से है। आंध्र प्रदेश में काम कर रहे एक ड्राइवर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया। शव जनपद पहुंचते ही परिजनों में आक्रोश फैल गया। गुस्साए परिजनों ने जिला अस्पताल पहुंचकर सड़क जाम कर दिया और कार्रवाई की मांग करने लगे। सूचना मिलते मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को समझाने का प्रयास किया। अधिकारियों द्वारा उचित कार्रवाई का आश्वासन दिए जाने के बाद जाम को खुलवाया गया। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतक की पहचान कोतवाली देहात क्षेत्र के गंगापुर कालिका बक्स निवासी के रूप में हुई है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो आपको बता दें उन्नाव से है, जहां उन्नाव के पुरवा थाना क्षेत्र में 6 अप्रैल 2026 की रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। 25,000 रुपए का इनामी गैंगस्टर इरफान अहमद और उसका साथी प्रेम सिंह गिरफ्तार किए गए। मुठभेड़ में इरफान के पैर में गोली लगी। दोनों पैर लूट, चोरी और गैंगस्टर एक्ट के कई मामले दर्ज हैं। पुलिस ने उनके पास से अवैध तमंचा, कारतूस, मोबाइल और चोरी की बाइक बरामद की। पुरवा से अचलगंज जाने वाले संपर्क मार्ग पर पुलिया के पास चेकिंग कर रही थी। चेकिंग के दौरान एक बाइक आते हुए देखी और उसको हाथ देने पर बाइक तत्काल वहां से तेजी से भागने लगी और पीछा करने पर बाइक जो है पकड़ी गई और मुठभेड़ में एक इरफान नाम का व्यक्ति, जो कि पुत्र अली हुसैन जार्ज मऊ कानपुर नगर का रहने वाला है, गिरफ्तार हुआ है। उसके साथ एक व्यक्ति और था जिसको भी दौड़ा करके दूसरी टीम ने गिरफ्तार किया है, जिसका नाम प्रेम सिंह और भाईपुर गांव का रहने वाला है, जो जसराना थाना अंतर्गत फिरोजाबाद का पहचान में आया है। सीसीटीएनएस से जांच करने पर हमारे यहाँ से 25,000 का इनामिया भी है और गैंगस्टर में वांटेड भी है। इरफान के भागने की जिससे आ रहा था वो चोरी की है, जो 2 दिन पहले प्रेम के साथ उसने चकेरी कानपुर नगर से किया था। यह आज लूट के इरादे से मोहनलालगंज की तरफ जा रहा था और इससे गहनता से पूछताछ करने पर पता चला कि इसने पिछले महीने में जो पुरवा क्षेत्र अंतर्गत एक लूट किया गया था उसमें भी ये शामिल था। इसके साथ ही और कौन कौन है इसकी गहनता से जांच की जा रही है। अन्य विधिक कार्रवाई इसमें करा करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। वहीं अगली खबर आपको बता दें उन्नाव से ही सामने आ रही है, जहां पुरवा क्षेत्र के अस्माइलपुर गांव में जर्जर मकान की छत गिरने से 30 वर्षीय आलोक की मौके पर ही मौत हो गई। मलबे से निकलने तक उसकी जान जा चुकी थी। घटना के बाद परिवार में शोक है और परिजनों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। पक्की छत गिरने से मौत हो गई। अच्छा, जानकारी कैसे हुई आप लोगों को? चिल्लाए तभी से लोग जानकारी। अच्छा, छत कच्ची थी या पक्की थी? ईंटों की थी। तो क्या मतलब पुरानी छत थी? हाँ, पुरानी छत थी। अच्छा, ये जो लड़का खत्म हुआ इसका नाम क्या है? आलोक। कितने परिवार में लोग हैं ये? 3 भाई 4 बहन। 4 बहनें हैं। क्या मांग चाहते हैं आप सरकार से? यही है, जो भी सर मुआवजे की मांग है। अभी तक इनको आवास भी नहीं मिला है। कई बार नाम दिया गया है मगर प्रशासन द्वारा पक्की छत होने वाले नाम बता दिया गया। एक ही जर्जर छत थी। उन्नाव के धवन रोड पर यातायात सुधार और अतिक्रमण हटाने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट राजीव राज के नेतृत्व में अभियान चलाया गया। सड़क किनारे अवैध कब्जे हटाए गए और दुकानदारों को चेतावनी दी गई। गलत पार्किंग करने वालों पर कार्रवाई हुई और लोगों को ट्रैफिक नियमों के पालन के लिए जागरूक किया गया। प्रशासन ने आगे भी ऐसे अभियान जारी रखने की बात कही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो आपको बता दें फतेहपुर से है, जहां भव्य नारी सम्मान समारोह का आयोजन। डीएम और एसपी कार्यक्रम में रहे मौजूद। छात्र छात्राओं ने किए सांस्कृतिक कार्यक्रम। महिला सशक्तिकरण जागरूकता पर दिया जोर। सरदार वल्लभ भाई पटेल सभागार में आयोजन। यहाँ पे जेडी प्रोसिक्यूशन साहब और अन्य सभी उपस्थित अधिकारीगण एवं समस्त नारी शक्ति को सबसे पहले तो मैं आज की मिशन शक्ति विशेष अभियान के इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ।
हमने देखा कि मुझसे पहले किस प्रकार से बहुत सारे बच्चों ने अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन किया, चाहे वो सिंगिंग, डांस के माध्यम से हो या फिर सेल्फ डिफेंस के प्रदर्शन के माध्यम से हो। तो इसके पीछे अपनी शिकायत दर्ज करना ही इतना बड़ा टास्क या इतना बड़ा चैलेंज हुआ करता था कि आधे 50% लोग तो वहीं तक नहीं जा पाते हैं। तो उसके लिए हमारी हेल्पलाइन नंबर, जैसे आपने सुना होगा, 112 नंबर तो है ही। महिलाओं के लिए भी एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर रखी। हमने एक मिशन शक्ति केंद्र की स्थापना करी थी। तो यूपी में जितने भी थाने हैं सब पे एक मिशन शक्ति केंद्र की स्थापना करी थी। इससे पहले आप जाते होंगे थानों पे तो एक आपको महिला हेल्प डेस्क दिखती होगी, उसको थोड़ा और अपग्रेड करके वहाँ पे हमने एक मिशन शक्ति केंद्र की स्थापना करी। उसका उद्देश्य ही सबसे बड़ा ये था कि महिलाएं जब भी जाएं वहाँ पर तो उनको थाने, कार्यालय में जाने के, थाने के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। उनके लिए अलग से ही केंद्र बनाया गया है। और वहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि 24 घंटे एक महिला पुलिसकर्मी की उपस्थिति रहती है। और वो सिर्फ एक डिफरेंट वर्टिकल बना दिया गया है कि महिला संबंधी अपराध हो गए, जो महिलाओं की समस्याएं होंगी, वो उस केंद्र के माध्यम से ही संचालित या उसके केंद्र के माध्यम से उसका पर्यवेक्षण होगा। तो इसके रिजल्ट भी हमें बहुत अच्छे देखने को मिले हैं। मुझे इस जिले को ज्वाइन किए हुए अभी 20 दिन हुए हैं। तो धीरे धीरे समस्याएं हैं या धीरे धीरे यहाँ के जो चैलेंजेस हैं उसके अनुरूप उस मिशन शक्ति केंद्र को हम और थोड़ा फाइन ट्यून करें, उस पर मेरा ध्यान है। सबसे पहली बात तो यही होती है कि धन्यवाद संचालिका मैडम, हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय डीएम सर, सीओ मैडम, सीओ प्रगति, बाकी जो हमारा प्रशासन से डीपीओ स्टाफ है, और आपसे थोड़ा परिचय नहीं हो पाया, जितने भी लोगों से जितना परिचय नहीं हो पाया, धीरे धीरे परिचय भी हो जाएगा। आज ये हमने कार्यक्रम रखा है इस ऑडिटोरियम में, जिसमें हमारे द्वारा ये प्रयास किया गया है कि विभिन्न क्षेत्रों से जो हमारी महिलाएं हैं, हमारी शक्ति हैं, शक्ति का स्वरूप हैं, वो हमारे बीच में उपस्थित हों। और सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा सभी जो स्कूल के लोग हैं जिन्होंने इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी अपनी बच्चियों को, और जितना भी अच्छा हमारे सामने प्रदर्शन किया है, चाहे वो डांस हो, चाहे वो शक्ति प्रदर्शन हो, और लास्ट में जो टाइकोंडो और इतनी अच्छी उन्होंने अपनी स्किल्स दिखाई हैं, उनके कोच साहब को भी मेरी तरफ से बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा उन्होंने प्रदर्शन कराया बच्चियों को, बहुत इम्प्रेसिव था। ये जो कार्यक्रम हमने रखा है मिशन शक्ति, मेरे ख्याल से ये हर साल चल रहा है। जब से ये हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार आई है, उनके द्वारा हर नवरात्रों के दौरान ये कार्यक्रम का एक अलग पड़ाव दिया जाता है, अलग एक चरण दिया जाता है। तो हम 5वें चरण में हैं अभी। और मुझे याद है पिछले जब हमारे नवदुर्गे चल रहे थे तो उस समय 5वां जो चरण है उसको चालू किया गया था, सब रखी गई। और आप बताएं, 1090 सही, 1090। तो आप अगर लखनऊ गए भी होंगे तो आपने देखा होगा 1090 चौराहा भी बोलते हैं उसको, क्योंकि 1090 का जो ऑफिस है वो वहीं पे स्टैब्लिश है। तो 1090 एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन है, जो 112 भी है वैसे तो, लेकिन 112 तो सभी तरह के इवेंट्स को हैंडल करती है, लेकिन 1090 की जो टीम है वहाँ पे लखनऊ में बैठी हुई है, उसका सबसे इम्पोर्टेंट काम ये है कि सिर्फ और सिर्फ वो महिलाओं की ही कंप्लेंट को हैंडल करेगी, क्योंकि महिलाओं की कंप्लेंट बाकी कंप्लेंट्स के जैसे हम उसको नहीं मान सकते। उसमें जिस संवेदनशीलता के साथ उस कंप्लेंट को हैंडल करना होता है, जिस गोपनीयता के साथ उसको मेंटेन करना होता है, वो 112 में नहीं हो पाती। तो उसके लिए 1090 एक नई हेल्पलाइन चलाई गई थी, और उसके रिजल्ट भी अच्छे हैं। और इस जिले का पुलिस अधीक्षक तो मेरा आप लोगों से यही आग्रह रहेगा कि आप अपनी बात को बोलने से हिचके नहीं। मुझे यहाँ पे आते ही काफ़ी ये शिकायतें मिली कि शायद थानों पर सही से बर्ताव नहीं होता, या थानों पर जिस तरह से महिलाओं के साथ संवेदनशीलता के साथ बात करनी चाहिए वैसे नहीं होती है। तो मेरी तरफ से स्ट्रिक्ट डायरेक्शन दे दिए गए हैं, और आपके बीच में हमारी महिला पुलिसकर्मी भी बैठी हैं, और उनको यहाँ बुलाने का उद्देश्य ये था कि आप लोग हमें एक तरीके से अपनी फैमिली का पार्ट ही समझें। कभी ये ना समझें कि हम थाने जा रहे हैं तो थाने में हमारे साथ कितनी हमसे जब कंप्लेंट लिखवाई जा रही होगी तो हमें कितनी बुरी तरह से हमारे साथ बर्ताव होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप हमारी फैमिली का हिस्सा ही हैं, हमें भी एक अपनी फैमिली का हिस्सा ही समझें, और हिचके नहीं। जितनी भी सुगमता, अगर आपने अपनी बात मेरे थानों तक या मुझ तक या मेरे जितने भी नीचे अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उन तक आपने अपनी बात सुगमता से पहुंचा दी,
वही मेरे लिए इस जिले के लिए अचीवमेंट होगा, उसी पे मेरा फोकस है। और बाकी एक बार कंप्लेंट दर्ज होने के बाद जो भी उसमें विधिक कार्रवाई होती है बहुत जल्द होगी, और जो स्ट्रॉन्गेस्ट कार्रवाई हो सकती है, स्ट्रॉन्गेस्ट एक्शन हो सकता है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी एहसास किया गया है, उनके द्वारा भी हमें बताया जाता है, हमें डायरेक्ट किया जाता है, उसी तरह के उसी अनुरूप के इसमें कार्रवाई होगी, ये मैं आप लोगों को आश्वासन देता हूँ। और इसी के साथ मैं कुछ और चीज़ें हैं जो डीएम साहब भी बताएंगे, जो प्रशासन से संबंधित हैं। मिशन शक्ति में और क्या क्या चीज़ें हमने इन्वॉल्व करी हैं। हमारे वन स्टॉप सेंटर है, वो भी चलता है, जिसमें अगर किसी भी महिला को शेल्टर, टेम्पररी शेल्टर की ज़रूरत पड़ती है तो वो वहाँ पे जाकर रुक सकती है। उसके लिए भी एक अच्छी व्यवस्था यहाँ पर करी गई है, उसकी सुरक्षा के लिए भी एक अच्छी व्यवस्था करी गई है। और आज की डेट में अगर मैं मिशन शक्ति की बात करूँ तो हाँ, मुझे साइबर सिक्योरिटी में भी ज़रूर बात करनी चाहिए, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी केवल फाइनेंशियल ठगी या पैसों की ठगी तक सीमित नहीं रह गया है। आपको सोशल मीडिया कैसे चलाना है और सोशल मीडिया में आपके साथ किस तरह के इंटरेक्शन हो सकते हैं, उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। जो हमारे स्कूल की बच्चियाँ आई हैं, स्कूल की टीचर्स आई हैं, मैं या हमारे पेरेंट्स बीच में बैठे होंगे, तो मैं आप सभी लोगों को यही अपनी तरफ से गाइडलाइन देना चाहूँगा कि आप एक बार जो भी आपके बच्चों को आपने मोबाइल दे रखा है, आपको एटलीस्ट एक बार चेक रखना चाहिए कि वो किस स्तर पर उसको यूज़ कर रहे हैं, कौन कौन से उनके मीडिया अकाउंट्स हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप उनको फ़ोन यूज़ ना करने दें या उनको आप सोशल मीडिया यूज़ करने से डेटर करें, क्योंकि आज की डेट में ये बोलना कि आप सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट ना बनाएं, मोबाइल ना रखें, संभव नहीं है। आज की डेट में जब सारी पढ़ाई ऑनलाइन टैबलेट पे हो रही है, टैबलेट्स पे हो रही है या फिर ऑनलाइन कोर्सेज हो रहे हैं, तो आप लोग इंटरनेट से अपने आप को दूर तो नहीं रख सकते, लेकिन इंटरनेट हमें कैसे यूज़ करना है या क्या क्या चीज़ें उसमें हमें प्रिकॉशन देखने हैं, वो हमें ज़रूर ध्यान देने चाहिए। तो आपको किस तरह चीज़ें आप इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं, किस तरह की पिक्चर्स शेयर कर सकते हैं, अपनी लोकेशन कितनी शेयर करनी है, इन सब के बारे में एक विस्तृत मैं एक प्लान बनाता हूं, जिसमें सभी स्कूलों में हमारे अधिकारी, हमारे पुलिस कर्मचारी जाएंगे, पहले भी जाते रहे होंगे, जो साइबर संवाद या साइबर सुरक्षा को लेकर इतने इनिशिएटिव चालू हुए थे, लेकिन एक डेडिकेटेडली इसी पे चलाया जाएगा, जिसमें किस तरह को हमें अपने अकाउंट्स यूज़ करने हैं, जिससे हमारी प्राइवेसी भंग ना हो पाए और किसी को हम ये लिबर्टी ना दे पाए कि वो हमारे फोटोग्राफ्स या हमारे वीडियोस यूज करके हमें ब्लैकमेल करे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अगर इसमें भी अगर आपको समस्या आती है तो एक साइबर सिक्योरिटी के लिए या साइबर में आपका फ्रॉड हो जाता है तो उसके लिए भी एक हेल्पलाइन है। कोई मुझे आप में से बताएगा कि वो हेल्पलाइन कौन सी हेल्पलाइन है? 1930, बिल्कुल। इनके लिए प्लीज तालियां बजाएं, उनके लिए भी और 10 नंबर इनके लिए भी। 1930 एक हेल्पलाइन है जिसमें आप कभी भी साइबर फ्रॉड आपके साथ होता है, चाहे साइबर फ्रॉड होता है, हैकिंग होती है, आपको कोई ऑनलाइन परेशान कर रहा है, ब्लैकमेलिंग कर रहा है, एक्सटॉर्शन कर रहा है, आप सभी तरीके की वो ब्लैंकेट एक हेल्पलाइन है, आप वहाँ पर अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। और सभी थानों पर साइबर हेल्प डेस्क का भी प्रावधान किया गया है, जिसमें आप जाकर अपनी कंप्लेंट रखेंगे। तो सबसे पहले जो एक्शन लिए जाते हैं उसमें यही है कि वो जो अकाउंट आपको परेशान कर रहा है उसको ब्लॉक हम करवाते हैं, चाहे हमें फेसबुक से करवाना पड़े, चाहे हमें इंस्टाग्राम से करवाना पड़े, मेटा से करवाना पड़े, हम वो ब्लॉक करवाते हैं। तो एटलीस्ट जो डैमेज हमारा है वो रुक जाए। उसके बाद उसमें जांच होती है और अगर वो एफआईआर के लिए बिल्कुल उपयुक्त पाई जाती है तो एफआईआर भी उसमें पंजीकृत होती है। तो मैं यही बोलते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। जितनी भी हमारी महिलाएं हैं, हमें जो फतेहपुर पुलिस है, हमें अपने परिवार का हिस्सा समझें और अपनी बात सुगमता से और बेहिचक रखें। यही मुझे आप लोगों से कहना था। जय हिंद, जय भारत। बढ़ावा दिया, प्रशस्ति पत्र वितरित किया, किस तरीके से मैं यहाँ पे छात्र छात्राओं को जागरूक किया जा रहा है और महिलाओं को किस तरीके से किया जा रहा है? ये मिशन शक्ति के विशेष अभियान के तौर पे आज हमने अपने जनपद के अलग अलग क्षेत्रों में अच्छा कार्य कर रही विभिन्न महिलाओं को, बच्चियों को सम्मानित किया है। इसके अलावा अलग अलग स्कूलों में हम कार्यक्रम भी कराएंगे, जिसमें सरकार की विभिन्न योजनाएं जो महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, बालिकाओं के लिए चल रही हैं, उसके बारे में उनको जानकारी देंगे। जो उनके विभिन्न अधिनियमों के और अन्य व्यवस्थाओं के अंतर्गत उनके अधिकार हैं, जो प्लेटफॉर्म्स उनके लिए अपने समस्याओं के, शिकायतों के निवारण के लिए उपलब्ध हैं, उन सब के बारे में उनको जागरूक करेंगे, उन तक पूरी जानकारी पहुंचाएंगे। और अंत में हम सबका लक्ष्य यही रहेगा कि सभी महिलाएं, सभी बच्चियां सही मायने में सशक्त हों, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, जिससे कि सब लोग मिलकर हम अपने जनपद को, प्रदेश को, देश को विकास के पथ पर अग्रसरित करें। जैसे उसमें किस तरीके से कुछ जागरूक करना है? ये शासन की जो मंशा है उसी के अनुरूप ये मिशन शक्ति का जो फेज 5 चल रहा है, उसी में हमारे द्वारा ये भव्य कार्यक्रम किया गया है।
इसमें अलग अलग फील्ड से जो हमारी महिलाएं रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको बुलाया गया, जो अच्छा जिन्होंने काम किया, सराहनीय काम किया उनको जिलाधिकारी महोदय द्वारा उनको प्रशस्ति पत्र भी दिया गया है। इसी कार्यक्रम में हमने देखा कि किस तरह स्कूल की जो बच्चियां हैं उन्होंने बहुत अच्छे ही अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति करी है, और जो एक मिशन शक्ति का मेन मोटिव है कि उनके अंदर किस तरह कॉन्फिडेंस लाया जाए और किस तरह उनके पास सेल्फ डिफेंस की टेक्निक आई जाए, उसका भी उनके द्वारा प्रदर्शन किया गया है। तो इसके ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से मेरा और डीएम साहब का आग्रह यही रहेगा कि जितनी भी हमारे महिलाओं के अंदर टैलेंट है वो बाहर निकल के आए, और महिलाएं अपनी समस्याओं को लेकर हिचके नहीं, सहमे नहीं, और खुल के अपनी बात तो पुलिस और प्रशासन तक रख सकती हैं। इसी के साथ साथ ये जो महिलाएं हैं जिनको आज सम्मानित किया गया है, ये बाकी महिलाओं के लिए भी एक रोल मॉडल बनेंगी। और इसी के साथ साथ जो विभिन्न स्कीम्स हैं प्रशासन की, उनके बारे में भी इनको जागरूक किया गया है। जैसे कि आपने देखा कि जो हमारी दिव्यांगजन महिलाएं थीं उनको हम डीएम साहब के महोदय के द्वारा उनको एक ट्राईसाइकिल दी गई है। इसी तरह से कुछ हमारे बच्चे जो मेंटली इतने एबल्ड नहीं हैं उनको हमने एक किट दी है जिसमें अलग अलग तरीके से वो चीज़ें सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो यही इस पूरे प्रोग्राम की मंशा रही है, और मेरा मानना है कि इस प्रोग्राम के माध्यम से और आप लोगों के माध्यम से, मीडिया कर्मियों के माध्यम से लोगों के अंदर इस पॉइंट को लेकर जागरूकता फैलेगी। कितनी महिलाओं को यहाँ पर प्रशस्ति पत्र दिया गया है? जी, करीब अलग अलग फील्ड में 15 से 20 महिलाएं हैं, जिसमें हमारी पुलिसकर्मियां भी और सोशल वर्कर्स भी और ऐसी बच्चियां भी इसमें इंक्लूडेड हैं जिन्होंने खुद ही फ़ोन करके अपनी जो शादी है बाल विवाह रुकवाया। इसी क्रम में अगली खबर आपको बता दें, सीतापुर से है। सीतापुर रेलवे जंक्शन पर आज पुलिस महानिदेशक रेलवे प्रकाश टी पहुंचे। उन्होंने नवनिर्मित फैब्रिकेटेड आरक्षी बैरक का लोकार्पण किया। 45 लाख रुपए की लागत से बनी इस बैरक की क्षमता करीब 20 लोगों की है। प्रकाश टी ने फीता काट कर लोकार्पण किया। इसके साथ ही उन्होंने पौधारोपण भी किया गया, जिससे यात्रियों को कोई परेशानी ना हो। कार्यक्रम के दौरान एसपी रेलवे, सीओ सिटी और आरपीएफ इंस्पेक्टर मौजूद रहे। रहने के लिए जो मूलभूत सुविधा योजना के अंतर्गत ये प्री फैब्रिकेटेड बैरक का निर्माण किया गया। इसमें 20 कर्मचारी आराम से रह सकते हैं, और इसमें रहने के अलावा मेस का भी एक सुविधा बहुत जल्दी इसके साथ जुड़ेगा। वॉशरूम, टॉयलेट और पानी, बिजली, ये सारे सुविधा यहाँ पे है। मुझे उम्मीद है जो मूलभूत सुविधा हमारे कर्मचारियों के देने से कार्य क्षमता में और कार्य करने का जो प्रकार है, तरीका है, उसमें बदलाव आ गया, सुधार आएगा। बढ़ते अगली खबर की ओर, जो आपको बता दें मुरादाबाद से है। मुरादाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र के डिलारी दोराहा पर मंगलवार सुबह ट्रक की टक्कर से 23 वर्षीय यूसुफ निवासी मानपुर साबित थाना डिलारी की दर्दनाक मौत हो गई। यूसुफ सुबह करीब 10:40 पर बाइक से जा रहा था, तभी ठाकुर द्वारा की ओर से आ रहे ट्रक ने उसे रौंद दिया, जिससे युवक की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे की खबर मिलते ही परिवार में मातम छा गया। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। सिद्धार्थनगर के त्रिलोकपुर थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। हरिबंधनपुर गांव निवासी पीड़ित ने गांव के कुछ लोगों पर हंसिए से जानलेवा हमला करने की बात कही है। पीड़िता का कहना है कि शिकायत के बावजूद त्रिलोकपुर पुलिस ने मामले को हल्के में लिया, जबकि आरोपी लगातार जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। अब पीड़िता ने आज पुलिस महानिरीक्षक बस्ती संजीव त्यागी मुलाकात कर न्याय और सुरक्षा की गुहार लगाई है। फिलहाल इस मामले में पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए पीड़ित फारूक ने बताया कि गांव के लकी, विक्की, राकेश पांडे, कौशल व संतोष ने हाशिए से मेरी पत्नी त्रिशा व बेटे महफूज आलम सहित घर के 4 लोगों को मारा था, जिसको लेकर आज हमने डीआईजी बस्ती से मुलाकात की है। हमको इंसाफ चाहिए। सर, हमारे गांव के कुछ दबंगों लोग जो है, लक्की व बिक्की, राकेश पांडे, यही लोग हमारे पत्नी को, बकरी जो है मेरी थी, घास उनके खेत में था, वही जो है मेरी बकरी उनके खेत में गई, तो वो भद्दी गाली मेरे पत्नी को देने लगे और हमारे पत्नी को हंसिए से फरार किए, हमारे बच्चे को भी मारे और अभी भी कह रहे हैं कि गांव छोड़कर चले जाओ, नहीं तो ठीक नहीं। तो हमको थाना तिलोकपुर से इंसाफ नहीं मिला, तब हमको बस्ती डीआईजी साहब के पास आना पड़ा। डीआईजी साहब ने आश्वासन हमको दिया है
कि आपको इंसाफ मिलेगा। कहाँ से आए थे आप? हम थाना तिलोपुर, जिला सिद्धार्थनगर, थाना तिलोपुर, तहसील इटवा, ग्राम हरबंदनपुर के निवासी हैं। क्या चाहते हैं? हम इंसाफ चाहते हैं सर। डीआईजी साहब ने क्या कहा? डीआईजी साहब ने कहा कि आपको इसी क्रम में अगली खबर आपको बता दें, शाहजहांपुर से है। आपत्तिजनक गतिविधियों की शिकायतों पर पोंगत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मोहल्ला हरदयाल कूचा स्थित यात्री निवासी गेस्ट हाउस को सीज कर दिया है। स्थानीय लोगों की लगातार मिल रही शिकायतों के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की। आरोप था कि गेस्ट हाउस में स्कूली छात्र छात्राओं और कपल्स की आवाजाही बनी रहती थी और कमरों को घंटों के हिसाब से दिया जा रहा था, जिससे इलाके की छवि प्रभावित हो रही थी। छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से एक कपल को हिरासत में लिया, जिन्हें थाने लाकर पूछताछ की जा रही है। वहीं गेस्ट हाउस के संचालक अमित तिवारी को भी पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस अब ये भी जांच कर रही है कि गेस्ट हाउस का वैध रजिस्ट्रेशन और आवश्यक लाइसेंस मौजूद थे या नहीं। फिलहाल पूरे मामले में कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। और उनके आसपास के जो मोहल्ले वाले हैं उनके द्वारा एक शिकायत की गई थी कि ये घंटे 2 घंटे के लिए कपल्स को अपना गेस्ट हाउस देते हैं, और चूंकि ये कस्बे में है, मोहल्ले में है, इससे जो है समाज की और छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। आज उनकी सूचना पर हम लोगों ने चेक कराया गया, तो वहाँ पर एक लड़का लड़की मिले थे। उनसे पूछताछ की जा रही है कि कौन है, क्या है, और इनको नोटिस भी दिया गया था कि अगर समाज के लोग आपकी शिकायत कर रहे हैं और इस तरह के गेस्ट हाउस चला रहे हैं तो इस गतिविधि को बंद कर दीजिए। उसके बावजूद भी नहीं माने तो नगर पालिका के सहयोग से उस गेस्ट हाउस को सीज किया गया। वहीं अगली खबर आपको बता दें, सीतापुर से है। पुलिस महानिरीक्षक लखनऊ जोन ने किया कमलापुर थाने का औचक निरीक्षण। पुलिस महानिरीक्षक के निरीक्षण से पुलिसकर्मियों में मचा हड़कंप। निरीक्षण के दौरान पुलिस महानिरीक्षक ने अभिलेखों के साथ कंप्यूटर कक्ष परिसर का किया निरीक्षण। कानून एवं शांति व्यवस्था को लेकर जारी किए दिशा निर्देश। जनपद के कमलापुर थाना का पूरा मामला। इसी क्रम में बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो आपको बता दें सिद्धार्थनगर यूपी से है, जहां जनगणना 2027 के प्रथम चरण 22 मई से 20 जून 2026 को लेकर जिलाधिकारी शिवरापा जैन के अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें मकान सूचीकरण और गणना की तैयारियों की समीक्षा की गई। 7 से 21 मई तक नागरिक census.gov.in वेबसाइट पर स्वगणना भी कर सकेंगे। प्रशासन ने सभी से सहयोग और सही जानकारी देने की अपील की है। कब ये जो गणना ये शुरू होगी? आज जनपद सिद्धार्थनगर में यहाँ पे सभी जिला स्तरीय अधिकारियों का एक ट्रेनिंग मॉड्यूल चल रहा है, जिसमें भारत सरकार और राज्य सरकार के निर्देश के क्रम में जनपद सिद्धार्थनगर में भी अभी सभी हमारे जितने एन्यूमरेटर्स हैं उनकी ट्रेनिंग होगी, और उसके उपरांत मई 7 से मई 21 तक सेल्फ एन्यूमरेशन का ये पीरियड रहेगा, जिसमें सभी लोग अपना हाउस के बारे में सारे लगभग 33 डिटेल्स हमने मांगा है, उसको ऑनलाइन ही कर सकते। उसके उपरांत मई 22 से जून 20 तक हमारे जितने एन्यूमरेटर्स हैं वो फील्ड में रहेंगे। उसमें हाउस लिस्टिंग होगी, उसमें घरों के सारे डिटेल लिए जाएंगे, और उसके उपरांत ये फरवरी 20 से 2027 से फिर और डिटेल में एक एक इंडिविजुअल की काउंटिंग भी होगी। तो ये 2 फेजेस में होगा, और प्रथम चरण के लिए हमारी तैयारी सब कुछ तैयार हो चुकी है, और ट्रेनिंग भी हमारा अप्रैल 16 से लेके 25 के बीच में हम लोग ज़िले में जितने लगभग 6000 से अधिक हमारे एन्यूमरेटर्स हैं उनको भी हम लोग ट्रेन कर देंगे, और मास्टर ट्रेनर्स भी हमारे ज़िले स्तर पे तैयार हो चुके हैं। और इसके अतिरिक्त आपके माध्यम से हम लोगों से अपील भी करेंगे, जो लोग सेल्फ एन्यूमरेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं वो census.gov वेबसाइट पे जाके वहाँ पे वो एनरोल भी कर सकते हैं। ये जैसे हमने कहा कि ये मई 7 से मई 21 के बीच में ये टाइम भी अवेलेबल रहेगा। सर, कई बार ऐसा होता है कि जो गणना की टीम है वो मौके पर जाती है, जिनके मकानों की गणना होती है, अगर वो नहीं मिलते तो फिर उसके बाद कैसे उनको मौका? जैसा हमने कहा, उसी समस्या को समाधान के लिए इस बार सरकार ने सेल्फ एन्यूमरेशन का भी ऑप्शन दिया है। जो बाहर रहते हैं, जो अगर कोई माइग्रेटेड भी है तो वो वहाँ से भी डिटेल ला सकते हैं, और हमारी टीम जाके उस वहीं अगली खबर आपको बता दें शाहजहांपुर से है, जहां सदर बाजार क्षेत्र की आरती वर्मा ने पति और ससुराल पक्ष पर दहेज की मांग व प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए डीएम और एसपी से न्याय की गुहार लगाई। उसने मारपीट, घर से निकालने और
बिना तलाक पति द्वारा दूसरी शादी करने का आरोप भी लगाया। पीड़िता ने निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की, जिस पर अधिकारियों ने जांच का आश्वासन दिया है। हमारे हस्बैंड ने दूसरी कर ली और हमारे पीट से निकाल दिया उनके घर उन्होंने। और जो हमने आसिम में अपनी तरह जो सबूत दिए फोटो और उसने शादी कर ली और क्या हुआ गुरु नानक में बो दिए, पर उन्होंने अंकुर सर ने सारी फाइल को बंद कर दिया। कह ये सबूत विवेचना उनने हटा दी। हम चाहते हैं सर हमारी दोबारा से विवेचना हो, हमें न्याय चाहिए। हम दर दर सर सड़क पर भटक रहे, कहीं कोई भी हमारी सुन नहीं रहा। सर कितने साल हो गए शादी? सर 6 साल सर एसपी के पास उन्होंने कहा फिर से विवेचना होगी आपकी। पापा भी कौन है? सर गरीब लोगों की मदद नहीं की जाएगी, हमें भी न्याय चाहिए सर। आगरा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 6,700 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास कर ग्रेटर आगरा टाउनशिप की घोषणा की। उन्होंने कहा कि शहर को स्मार्ट और सुरक्षित बनाया जाएगा। साथ ही मेट्रो, एयरपोर्ट और अन्य विकास कार्यों को भी गति देने की बात कही तथा नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की प्रगति का उल्लेख किया। एक बार पुनः अभिनंदन करें और उन्हें विदा दें। आपकी जोरदार तालियों के प्रणाम उन तक पहुंचे। विदा, आभार और अभिनंदन। जरी और गर्जोजी के साथ ये गणपति का चित्र बना है, उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत बटन दब गया। वर्मा जी निर्णायक उसमें महत्वपूर्ण भूमिका जिसकी है, जिसके बारे में कहते हैं कि आत्मनिर्भर है, ऊर्जा में आत्मनिर्भर है। अमेरिका में युद्ध के दौरान 4 गुना पेट्रोलियम पदार्थों का दाम हुआ, 4 गुना। महंगाई की आप कल्पना कर सकते हैं। पाकिस्तान तबाह है, दुनिया के तमाम देशों में पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़े हैं। भारत के अंदर मोदी जी ने पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ने नहीं दिए। लगातार भारत सरकार ने भी अपने एक्साइज ड्यूटी को कम किया है और तेल कंपनियों को भी कहा है कि गरीब पर और कॉमन मैन पर, भारत के नागरिकों पर बोझ नहीं पड़ना चाहिए। इस बात का ध्यान रहना चाहिए। देश सुरक्षा के आनंद में रह रहा है। नक्सलवाद समाप्त हुआ, माओवाद समाप्त हुआ। कश्मीर में धारा 370 समाप्त करके आतंकवाद की ताबूत पर अंतिम कील ठोकने का काम मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरा हो चुका है। अब कश्मीर में 2 प्रधान, 2 विधान और 2 निशान नहीं, बल्कि भारत का प्रधानमंत्री ही कश्मीर का प्रधानमंत्री भी है। भारत का प्रधान भी कश्मीर का प्रधान भी है। भारत का विधान जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया है, यह संविधान कश्मीर में भी बराबर लागू होता है। कहीं अच्छी सड़कें आएंगी, कहीं पर कोई अन्य संस्थान जनता से जुड़े हुए, स्वास्थ्य के जुड़े हुए हॉस्पिटल्स आएंगे, कहीं गोरक्षा के कार्यक्रम होंगे, कहीं पे नगरीय विकास से जुड़ी हुई परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगा। और आगरा अब स्मार्ट आगरा के साथ साथ सेफ आगरा के रूप में भी अपने को स्थापित करेगा। आप सोचो ना, पिछले 9 वर्ष में डबलिंगटन की सरकार ने आगरा ने जो मांगा, हमने जो मांगा, आपने दिया। ये मंच पर बैठे हुए हमारे सभी नौरत्न इस बात के प्रमाण है कि आपने महापौर जिताया, जिला पंचायत अध्यक्ष जिताया, दोनों सांसद जिताए, सभी विधायक जितवाए और जिताने के बाद फिर कहा कि विकास होना चाहिए, तो आगरा में मेट्रो आ गया, आगरा में गंगा जल आ गया। यानी मां गंगा के आंचल में, गंगा मां यमुना के आंचल में गंगा जल यहां के लोगों को पीने के लिए मिल रहा है। कल्पना थी वो साकार हुई। और एयरपोर्ट के बारे में लोग कहते थे टीटीजेड के नाते बहुत सारी परेशानियां थी, भी कहते थे कब होगा। हम कहते थे थोड़ा एक बार और थोड़ी हमें जोर लगाने दीजिए, और इस वर्ष के अंत तक हम आगरा मेट्रो के 2nd फेज के कार्य को भी पूरा करेंगे और आगरा को उनका इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी उपलब्ध करवा देंगे।
कई फ्लाइट अब जा रहे हैं, लगातार यात्रियों का बोझ यहाँ पर आवागमन आगरा एयरपोर्ट से। मैं जब सिविल टर्मिनल के अंदर बैठा था, मैं देख रहा था बेंगलुरु वाली फ्लाइट आई, बाहर अंदर बैठे हुए लोग इकट्ठे थे, मैं उनसे मिला, क्या उनके मन में प्रसन्नता थी। बहनों और भाइयों, जब विकास के प्रति सकारात्मक सोच होती है, विरासत को आगे बढ़ने की दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, तभी विकास होता है। आज आप सब देखते होंगे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 11 वर्ष से अधिक समय से जो यात्रा प्रारंभ हुई है, आज वो नए भारत का दर्शन करा रही है। द्वारा चुनी गई सरकार ने संबल के गौरव को फिर से लौटाने का काम किया। सब तीर्थ जो समाप्त कर दिए गए थे, उन तीर्थों को पुनर्जीवित कर दिया गया है। 19 स्तूप जो समाप्त कर दिए गए थे, उनको फिर से पुनर्जीवित कर दिया गया है। और बहनों और भाइयों, आज वहां पर फिर से 84 कोसी परिक्रमा के लिए हमारी सरकार ने पैसा दे दिया है। 1528 में अयोध्या में राम जन्मभूमि पर राम मंदिर को तोड़ करके क्षतिग्रस्त करने का काम किया था बाबर की सिपह सालार ने, और 1528 में जो अपमान हुआ था, 2028 के पहले भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर का निर्माण हो गया। ये विरासत भी है, विकास भी है, लोक कल्याण भी है, नौजवानों के लिए नौकरी की व्यवस्था भी कर दी है, और यूपी की पहचान में कलंक के रूप में बने हुए माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम भी कर दिया। परेशान है, कहीं युद्ध से तबाही है, कहीं महंगाई से बर्बादी है, कहीं युद्ध में लोग मर रहे हैं और कहीं भूखों में तरस रहे हैं। लेकिन भारत युद्ध है, महंगाई है, इन सब से मुक्त होकर के विकास की अपनी योजना को मजबूती के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाया जा रहा है। दुनिया के अंदर लगभग 200 देश हैं, अकेले भारत है जिस भारत में युद्ध के दुनिया के द्वारा जो युद्ध लड़ा जा रहा है, सबसे स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे युद्ध लड़ा जा रहा है, उस सब के बावजूद महंगाई नियंत्रण में, युद्ध में देश के अंदर किसी प्रकार के आम नागरिकों के सामने कोई परेशानी नहीं। भारत अपनी यात्रा को मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहा है, और मजबूती के साथ एक बार फिर से भारत दुनिया के अंदर अपनी इस नई आभा के साथ नेतृत्व देता हुआ दिखाई दे रहा है। कश्मीर के अंदर लागू होता है। कांग्रेस ने 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान दिए थे। मोदी जी ने कहा नहीं, भारत के अंदर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का संकल्प गूंजेगा कि एक देश में एक प्रधान, एक विधान और एक निशान रहेगा, और बाबा साहब अम्बेडकर जी का सपना साकार होगा। यह मोदी जी ने करके दिखाया। बहनों और भाइयों, भारत सुरक्षित भी है, समृद्धि की नई ऊंचाई को प्राप्त भी कर रहा है, और साथ साथ विरासत का सम्मान भी कर रहा है। मथुरा वृंदावन में ब्रज तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से विकास की नई आभा को आगे बढ़ाया जा रहा है। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया है। कल्पना करिए, ये 2026 है। 1526 में संबल में हरिहर मंदिर को बाबर के सिपह सालारों ने तोड़ करके सनातन को अपमान करने का काम किया था। अब यहाँ पर देश की सभी पवित्र नदियों के नाम पर, जिन पवित्र नदियों का स्मरण हर सनातन धर्मावलंबी प्रातः स्नान करने के पहले स्मरण करता है, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं कुरु का स्मरण करते हुए स्नान करता है। वे सभी नदियों की, पवित्र नदियों के नाम पर
यहाँ पर आवासीय बड़ी परियोजना यहाँ पर आ रही है और इस बड़ी परियोजना के लिए मैं केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी के विजन को, यहाँ के लोकप्रिय विधायक श्री धर्मपाल सिंह जी को हृदय से धन्यवाद दूंगा। यहाँ के हमारे जितने भी माननीय जनप्रतिनिधिगण हैं, इनके सकारात्मक सहयोग के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने योजना के अंतर्गत, विस्तारीकरण योजना के अंतर्गत, मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के अंतर्गत नए शहर के विकास के लिए, ग्रेटर आगरा के लिए इस बृहद भूमि के प्रस्ताव को यहां पर दिया है। अभी एसपी सिंह बघेल जी कह रहे थे कि ये भूमि में अभी तक तो बहुत कम अन्न उत्पन्न होता था। मैंने कहा ये दूसरा नोएडा बन जाएगा, आप देखना बहुत जल्दी। बहनों और भाइयों, आज जो इन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है 6,466 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का, यह आगरा के मंच पर बैठे थे हमारे जनप्रतिनिधियों के परिश्रम का, इनके द्वारा किए गए प्रयास का प्रतिफल है। यहाँ पे कई ब्रिजेज बनेंगे, कई पर्यटन विकास से जुड़ी हुई परियोजनाएं आएंगी, कई इंस्टीट्यूशन जिसने देश की आजादी की लड़ाई को मजबूती के साथ आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रभक्ति की लोग को कभी बुझने नहीं दिया, ऐसी पावन धरा को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, मैं आपका अभिनंदन इसलिए भी करता हूं, मुझे लेट हुआ, मुझे मालूम है कि आप 1:30 बजे से यहां आ गए थे, लेकिन मैं करता क्या, मैं तो जब 1:30 बजे यहां से मथुरा वृंदावन के लिए प्रस्थान किया, आधे रास्ते से वापस आना पड़ा क्योंकि मौसम भयंकर रूप से खराब हो गया था। आंधी, तूफान, बरसात, और 3:30 बजे तक मैं आगरा एयरपोर्ट पे ही रहा। मैं सोचता था कि मुझे लेट हो जाएगा छत्रपति शिवाजी महाराज के म्यूजियम और उनके स्मारक का लोकार्पण के कार्यक्रम में भी, आगरा मेट्रो के 2nd फेज के लोकार्पण कार्यक्रम के लिए भी, आगरा के एयरपोर्ट के उद्घाटन कार्यक्रम के लिए भी, और ढेर सारी योजनाएं आगरा के लिए, फतेहपुर सीकरी के लिए, आगरा के संपूर्ण विकास के लिए आएगी। और अगर बीपीआर आ गया तो आगरा में डाउन स्ट्रीम में रबर डैम के निर्माण के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने के लिए हम कार्य कर रहे हैं। ये सभी कार्य अनवरत रूप से आगे बढ़ेंगे। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से इन सभी जनप्रतिनिधियों को बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और इन सभी परियोजनाओं को आगरा वासियों को समर्पित करते हुए अपनी मंगल में शुभकामना संपूर्ण आगरा वासियों को प्रदान करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। मत होने देना। मैं पूछना चाहता हूं, महाराणा प्रताप और महाराणा सांगा का बलिदान भारत के लिए हुआ था, सनातन के लिए हुआ था। महाराज सूरजमल का पराक्रम, उन्होंने आगरा के लाल किले को अपने कब्जे में लेकर के और भूसा भरवाने का काम कर दिया था कि ये मुगलों की छाती पर दाल उगने का काम महाराज सूरजमल ने इसी आगरा में किया था। बहनों और भाइयों, महाराज सूरजमल भारत की सनातन परंपरा के महापुरुष हैं, महानायक हैं। उनको जातीय दायरे में नहीं बांटा जाना चाहिए। महापुरुषों को भारत के अंदर लोक माता अहिल्याबाई होलकर गुलामी के कालखंड में भारत के सनातन का झंडा लेकर के भारत के सांस्कृतिक गौरव को जगन्नाथपुरी से लेकर के सोमनाथ तक, उत्तर में लेकर के केदारनाथपुरी से लेकर के और दक्षिण में रामेश्वरम तक यह कार्य किसी ने किया था, लोक माता अहिल्याबाई होलकर ने किया था।
अब कोई राजू पाल और उमेश पाल की हत्या करने का तो साहस नहीं कर पाएगा, अब नहीं कर पाएगा। बहन और भाइयों, पिछली सरकारें हर जिले में माफिया पालती थी, उनको विकास से मतलब नहीं था, वे जाति के नाम पर बांटती थी, प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट करती थी, विकास का पैसा हजम कर जाती थी। लेकिन अब हजम नहीं, अब तो विकास का पैसा विकास में लग रहा है, नौजवान को नौकरी मिल रही है, माता और बहनों की सुरक्षा और व्यापारी और उद्यमियों की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था कर दी गई है और विकास की नई नई योजनाओं को लेकर के हम आ रहे हैं। बहनों और भाइयों, आज मैं आपको आगरा के माध्यम से ही आश्वस्त करने के लिए आया हूं, ये डबल इंजन की सरकार की ताकत है, प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन और नेतृत्व है, इन जनप्रतिनिधियों का परिश्रम है, ये सब हो पा रहा है। और मैं यही कहने के लिए आया हूं, जब विकास की आभा के साथ अब आगे बढ़ रहे हैं, कुछ लोग महापुरुषों को जातीय आधार पर बांट करके सनातन की एकता को फिर से खंडित करना चाहते हैं। स्थापित करने का समय आ गया है और उसी गौरव के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हमें अब बंटने का नहीं, एकजुट होकर के फिर से भारत के सनातन गौरव को विश्व के मंच तक पहुंचाना है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये नया भारत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, दुनिया की एक आर्थिक ताकत बन रहा है, भारत की सांस्कृतिक ताकत आगे बढ़ रहा है और ग्रेटर आगरा उसका केंद्र बनेगा, जो पूरे भारत की सभी पवित्र नदियों के नाम पर आवासीय परियोजना को लेकर के यहां पर आया है। बहनों और भाइयों, 10,000 से अधिक लोगों के लिए यहां पर आवासीय सुविधा होगी। परिवार 10,000 से अधिक परिवार, हाई राइज बिल्डिंग भी बनेंगे, प्लॉट भी बनेंगे, गरीबों के लिए भी आवासीय सुविधा होगी और उद्यमियों के लिए भी होगी। हमारी सरकार सामाजिक भेदभाव को भी समाप्त की है, गुंडागिरी और अराजकता को भी समाप्त की है, आगरा के पेठा को भी, यहाँ की मिठास को वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन के माध्यम से वैश्विक धरातल तक पहुंचाने का काम भी करेंगे। और इसी विश्वास के साथ आज मैं आगरा में आया हूं, आप सबको इन परियोजनाओं के लिए जो 6,600 करोड़ रुपए की परियोजनाएं आज आगरा को प्राप्त हो रही हैं, इन सभी परियोजनाओं की मैं बधाई देता हूं आगरा वासियों को। इन जनप्रतिनिधियों को जिताते रहिए, आप विकास के लिए जो कहेंगे आगरा को वो मिलेगा। ग्वालियर के डबरा क्षेत्र में पुलिस ने 17 वर्षीय नाबालिग को अवैध हथियार के साथ पकड़ा। उसके पास से 315 बोर की अधिया और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। सोशल मीडिया वीडियो के आधार पर पुलिस ने उसे पकड़कर आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज किया और पूछताछ शुरू कर दी है। थाना डबरा देहात में जो है एक सोशल मीडिया पे एक रील चल रही थी जिसमें एक जो है बच्चा जो है वो गट्टे लिए हुए था। तो उसी संबंध में जो है रात्रि में कॉम्बिंग गश्त के दौरान संडे को उस दिन जो होता है एक ढाबे पे जो है वो बच्चा मिला, जिस पे जो है उस पर एक राउंड और जो है आम जो है हथियार भी मौजूद जो पाए गए थे। उसी आधार पे जो होता है उसके खिलाफ जो है आर्म्स एक्ट की धारा में जो होता है कार्रवाई की गई है और उसको बच्चे को नोटिस देकर हाँ उसके संबंध में सोर्स के संबंध में पूछताछ की जा रही है। अगली खबर आपको बता दें हरिद्वार से है, जहां ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिरों में मर्यादा बनाए रखने के फैसले का समर्थन किया। उन्होंने मंदिर परिसर में रील वीडियो बनाने पर रोक की बात कहते हुए श्रद्धालुओं से आस्था और अनुशासन के साथ दर्शन करने की अपील की। साथ ही कुंभ से जुड़े फैसले अखाड़ा परिषद के अधिकार क्षेत्र में बताए। आपका काम ऐसा है कि हरिद्वार पुण्य क्षेत्र है, यहाँ की गंगाधारा परम पवित्र है। सौभाग्यशाली ही आकर के यहाँ डुबकी लगा पाते हैं और वो भी
जिस समय कुंभ आदि के पर्व हों उस समय कोई बात ही नहीं है, इससे बड़ा क्या पुण्य हो सकता है। अब यहाँ की सरकार और यहाँ के हमारे अखाड़े ये लोग मिल कर के कुंभ के बारे में चर्चा करते रहते हैं। हम लोगों का सीधा उसमें कोई हस्तक्षेप ना ये लोग चाहते हैं ना हम लोग करते हैं। तो वो लोग क्या नाम दे रहे हैं, अर्धकुंभ पहले क्यों नाम दिया गया था, अब उस अर्धकुंभ को कुंभ किस आधार पर कहा जा रहा है, ये सब वही लोग तय करते हैं। हमने तो पूछे जाने पर बताने का नियम रखा है। अगर यहाँ की उत्तराखंड की सरकार या यहाँ के हमारे अखाड़े अगर हमसे कुछ पूछेंगे तो हम इस बारे में अपना प्रकाश डालेंगे, अन्यथा कोई कुछ कर रहा है हम उसमें क्यों जा कर के अपनी सींग अड़ाने लग जाएं, ज़रूरत क्या है। हरिद्वार में कुंभ 2027 की तैयारियां तेज हो गई हैं। मेलाधिकारी सोनिका ने हर की पौड़ी समेत कई प्रमुख क्षेत्रों का निरीक्षण कर सड़कों, पार्किंग, सफाई और ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। लक्ष्य है कि कुंभ को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और श्रद्धालु हितैषी बनाया जाए। मेजर रोड है, स्पेसिफिकली हम लोग बना रहे हैं, बड़ी जो मेजर रोड्स हैं उनका भ्रमण किया गया और साथ ही साथ पूरी जो कांवड़ पटरी है हमारी उसको मैंने देखा कहाँ कहाँ काम की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे। इसके अलावा शहर में जो मेजर पॉइंट्स जैसे बस स्टैंड हो गया, हमारे रेलवे स्टेशंस हो गए, भीमगौड़ा जो है हमारे वहाँ भी उस एरिया में भी हम लोगों ने पूरा देखा और जो हमारी पार्किंग है वो भी हमने देखी। तो जहाँ जहाँ काम की हमें रिक्वायरमेंट लग रही है हम उसकी लिस्टिंग कर रहे हैं और उसी के अनुसार आगे काम कर रहे हैं। हरिद्वार में स्कूल परिसर में खड़ी 3 बसों में भीषण आग, माउंट लेटरा जी स्कूल में मचा हड़कंप। हैदराबाद कोतवाली क्षेत्र के अलीपुर गांव स्थित माउंट लेटरा जी स्कूल में उस समय अफरा तफरी मच गई जब स्कूल परिसर में खड़ी 3 बसों में अचानक भीषण आग लग गई। हरिद्वार में रसियाबड़ के पास 2 बसों की आमने सामने टक्कर में 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें 108 एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया। अन्य यात्रियों को मामूली चोटें आईं और वो अपने साधनों से घर चले गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर फंसे यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालकर इलाज के लिए भेजा। इसी क्रम में बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो आपको बता दें सुपौल बिहार से है। सुपौल में 1 अप्रैल 2026 को लापता हुए 25 वर्षीय वाजिद अली के मामले का पुलिस ने सफल उद्भेदन कर हत्या की गुत्थी सुलझा ली है। परिजनों की सूचना पर दर्ज कांड संख्या 249/26 की जांच के लिए एसीपी शरद आरएस के निर्देश पर एसआईटी टीम गठित की गई, जिसने तकनीकी साक्ष्य, मानवीय सूचना और सीसीटीवी के आधार पर कार्रवाई करते हुए चंदन कुमार को हिरासत में लिया। पूछताछ में मुख्य आरोपी ओम प्रकाश कामत का नाम सामने आया, जिसे 7 अप्रैल 2026 को जोगबनी बाजार से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया है कि उसने गोली मारकर वाजिद अली की हत्या की और शव को बोरा व प्लास्टिक में लपेटकर सिटी रिक्शा से ले जाकर खरबौनी पुल के पास फेंक दिया। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने शव बरामद किया, साथ ही हत्या में प्रयुक्त देशी कट्टा और खून लगे हथियार भी जब्त किए गए। दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जबकि अन्य संभावित आरोपियों की तलाश में पुलिस छुटी हुई है। पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि चकडुमरिया में एक व्यक्ति का लापता हुआ है, जिसका नाम वाजिद अली है। इसका संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस के द्वारा उनके द्वारा एक एसआईटी का गठन किया गया था, जिसका नेतृत्व एसडीपीओ सदर के द्वारा किया गया था। टीम के द्वारा लगातार इस पर सूचना संकलन एवं उसका बरामदगी के लिए कोशिश किया जा रहा था। इसी बीच पुलिस को कुछ टेक्निकल साक्ष्य मिला एवं मानवीय इनपुट भी मिला। इसके आधार पर चंदन कुमार नामक एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया और उससे पूछताछ करने पर पूरा कांड का खुलासा हो गया। उसके द्वारा बताया गया कि ओम प्रकाश नामक एक व्यक्ति के द्वारा इसका हत्या कर दिया गया है और पुलिस के द्वारा फिर इसको ओम प्रकाश कामत को कई दिनों से ट्रैक कर रहे थे और आज सुबह जोगबनी नेपाल बॉर्डर से इसको गिरफ्तार कर लिया गया है और पूछताछ के क्रम में इसके द्वारा ये जो अपराध इसके द्वारा कारित करने का स्वीकार किया गया है और इसको गोली मारकर हत्या
कर देने का बात इसके द्वारा स्वीकार किया और लाश को पहले अपना ही घर पे बरी किया था। उसके बाद रात में ई रिक्शा में इसको लाश को लेके करबानी पुल के पास फेंक देने के बाद इसके द्वारा बता गया। इसी आधार पर लाश को भी पुलिस के द्वारा बरामद किया गया और फिर आगे की पूछताछ के क्रम में इसके द्वारा जो घटना में यूज़ किया गया कट्टा कहाँ छुपाया था उसके बारे में बता गया और कट्टे को भी पुलिस के द्वारा रिकवर कर दिया गया है और घटना में यूज़ किया एक दबिया है उसको भी पुलिस के द्वारा बरामद किया गया। इस कांड में अभी तक 2 व्यक्तियों को गिरफ्तारी हुआ है, एक ओम प्रकाश कामत है और दूसरा चंदन कुमार। इसके अलावा इसके जो घटना कारित करने का रीज़न के बारे में इससे पूछताछ किया तो प्रिलिमिनरी जो भी इनपुट हम लोग को मिला है इसके आधार पर इसके द्वारा बताया गया कि ये जो गिरफ्तार हुआ है उससे संबंधित एक आपत्तिजनक वीडियो ये जो मृतक के पास था और उसके द्वारा इसको ब्लैकमेल किया जा रहा था। इसके अलावा पैसा का लेन देन के बाद भी बताया गया और कुछ अवैध काम करने का पार्टनरशिप के बारे में भी इन लोगों के द्वारा बताया गया और इसी सब में अभी पुलिस के द्वारा आगे अनुसंधान किया जाएगा और इस पर साक्ष्य संकलन और किया जाएगा और इस पर सम्मिलित और भी लोग हैं तो उन लोगों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। कितने लोग सर इस घटना में शामिल? अभी तक हम लोगों के जानकारी में 2 लोगों का नाम आया है और बाकी और अनुसंधान करने के बाद इस पर डिसीजन किया जाएगा। सर कट्टा कहाँ से बरामद किया? कट्टा इसके निशानदेही पर पास में एक जगह छुपा के रखा था उधर से इसके द्वारा। उसके बहन के घर भी छापेमारी हुई है सर? कई जगह छापेमारी तो वहाँ से कट्टा बरामद हुई? वो तो डिटेल्स सब कुछ है। बिलासपुर जिले के मस्तूरी थाना में पदस्थ आरक्षक देवानंद क्रेवत को सोशल मीडिया पर रील बनाना महंगा पड़ गया। जानकारी के अनुसार आरक्षक ने अपनी पत्नी के साथ एक छत्तीसगढ़ी गाने पर रील बनाकर उसे सोशल मीडिया पर साझा किया जो देखते ही देखते वायरल हो गई। रील में पुलिसकर्मी का रील बनाकर अभिनय करना विभागीय अनुशासन के खिलाफ माना गया। मामला सामने आने के बाद एसएसपी रजनीश सिंह ने इसे वर्दी की गरिमा के विपरीत आचरण मानते हुए तत्काल कार्रवाई की। उन्होंने आरक्षक देवानंद केरवत को लाइन अटैच कर दिया है। पुलिस विभाग का मानना है कि वर्दी में रहते हुए इस तरह के वीडियो बनाना और सार्वजनिक मंचों पर साझा करना अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। इस कार्रवाई के बाद पुलिस महकमे में भी संदेश गया है कि सोशल मीडिया पर गतिविधियों को लेकर सावधानी बरतनी जरूरी है। देखिए, पुलिस विभाग एक अनुशासित विभाग है। इसके उत्कृष्ट निर्धारित मापदंड होते हैं। यूनिफॉर्म जो होती है वो एक गर्व का प्रतीक है। उसको पहनकर आप अपनी निजी ख्वाहिशें, निजी जो हरकतें हैं वो कोई नहीं कर सकता। जो ये डांस, इस तरीके की रील वर्दी में, यूनिफॉर्म में, वो बिल्कुल भी पुलिस के एक अनुशासित विभाग के लिए वो क्षम्य नहीं है। इसलिए उसको लाइन अटैच किया गया और सभी कर्मचारियों को अपने इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। बिलासपुर के सकरी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पेंडारी में मामूली आपसी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। जानकारी के अनुसार पड़ोसियों के बीच शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि कुछ लोग कुल्हाड़ी, हंसिया और डंडों से होकर एक ही परिवार के घर में घुस गए और ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस हमले में परिवार के 4 सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। घटना के दौरान मची चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुके थे। सभी घायलों को तत्काल बिलासपुर के सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। स्थिति को देखते हुए 2 घायलों को रायपुर रेफर किया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। यहाँ का लड़की बहन है, यानी कि शादी कल हुआ रिसेप्शन और उसके बाद हम लोग अब उस नींदा थे, नींद में तो घर पे थे और ये लोग बाहर निकले। पता नहीं क्या हुआ, हमको नहीं पता, पर अब आज जब आए तो हम लोग जाके देखे तो ये लोग पूरा बेहोश गिरे पड़े थे। सिर्फ हमारे जो देरानी है वो चिल्ला रहे थे कि आओ आओ ऐसे करके, बाकी तीनों लोग पूरा पड़े थे। बोल रहे थे मेरे देरानी के वो लोग हंसिया, टंकिया और लाठी पूरा लेके आए थे और लाठी तो मेरे पति जो है उन्हें तोड़ा, लूट यानी कि तोड़ दिए और उसके बाद वो लोग सिर्फ इसी में मार दिए बोल रहे थे। और वो लोग अभी बताने की कोई उम्मीद नहीं है, बेहोश है और जितना मेरे देरानी बताए उतना मुझे पता है। कौन मारा है इनको? पास में है, पड़ोसी वो लोग मारे हैं और किस लिए मारे हैं, किस कारण से मारे हैं हम लोग को पता ही नहीं। नाम मालूम है आपको? नाम अब वही लोग बता पाएंगे कि
सामने तो हम नहीं थे, वो लोग थे जो अभी मरीज है, वो वही बता पाएंगे कि किस मारा है, कि कौन मारा है, कि किस वजह से मारा है। वो आप कहाँ थे उस समय जब घटना? हम लोग घर में थे, महिला है और काम वाम के चक्कर में तो शादी के माहौल है तो घर में ही थी। आप घर में शादी हो रही थी? हाँ, कल हुआ ना रिसेप्शन। अच्छा, हाँ, किसकी शादी हुई? मेरे देवर का लड़का का। और वो जो वहाँ गंभीर है उनका क्या नाम है? उषा नाम है। उषा। सब एक ही परिवार के हैं? हाँ, वो छोटी बहन है इनका। अच्छा, सब एक ही परिवार है? एक ही परिवार के हैं। नाम क्या है आपका? आरती बघेल। पति का नाम? परमानंद बघेल। रहते कहाँ हैं आप लोग? पेंडारी। पेंडारी में। तो कितने लोग आए थे इन लोग टोटल? कितने लोग को हम नहीं बता पाएंगे, अब वही लोग बता पाएंगे कि कितने लोग थे। 5 लोग थे, 10 लोग थे? वही लोग बता पाएंगे। अब उस समय हम लोग नहीं थे ना घटना के घटना के बाद वहाँ गए हैं तो पता नहीं कि कितने थे लोग, कितने नहीं थे। अभी क्या स्थिति है? अभी गंभीर है, इलाज चल रहे हैं। जब होश में आएंगे तो खुद लोग बयान देंगे। काम क्या करते हैं सर भैया लोग? भैया लोग अब ऐसे खेती किसानी। हाँ, पकड़ाएं कि नहीं पकड़ाएं अभी पता नहीं। अब हम लोग तो एम्बुलेंस बुलाए, उसके बाद सीधा यहाँ आ गए। अब वहाँ क्या हुआ पता नहीं। मामला सकरी थाना क्षेत्र का है। ग्राम पिंडारी में 2 परिवार जो कि पड़ोस में रहते हैं, उनका एक ईटा रखने या रेत रखने के नाम पर किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिस पर से एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष के साथ मारपीट की गई है और जिसमें एक पक्ष के हेमराज बघेल, सावित्री बघेल और उनके साथ एक व्यक्ति और एक महिला और हॉस्पिटल में एडमिट है और पुलिस ने इसमें अपराध पंजीबद्ध कर लिया। गंभीर धाराएं इसमें जोड़ी गई हैं और इसमें दूसरे पक्ष के 4 व्यक्तियों को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है और उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई पुलिस कर रही है। फिलहाल इस वक्त की बुलेटिन में बस इतना ही। ऐसी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए 4 TV न्यूज।